हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के आल शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट, ट्रेंड व पैटर्न से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, स्टॉप हेड के जरिए इस टॉपिक को हर ट्रेंड से टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, जहां पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। तो पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। वहाँ संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक कॉन्सेप्ट से, एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे हर ट्रेंड से टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके, जो कि आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग सबसे पहले आप लोग उन विभिन्न समितियों को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में अलग अलग ट्रेंड से कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, पॉइंट है हमारा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। एक तरफ विभिन्न समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति की, तो इनकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही की गई थी। लास्ट है आपका
कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। हर फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 है हमारा, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। वो अगला पॉइंट है आपका, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़े और कंटेंट बनते हैं जो कि आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। आगे बढ़ेंगे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। यहाँ तक आप लोगों को इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स में बात की जाए दोस्तों तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट है। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा दोस्तों रेलवे एग्जाम्स में बात की जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से क्लियर है। आपके एग्जाम में दोस्तों जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, यानी आपका पूरा स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध, पूरा आपका साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पूरा आपका करंट अफेयर्स, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके दोस्तों हर वो टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा एनटीपीसी और ग्रुप डी का पीडीएफ भी दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर टेंट से क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिएगा दोस्तों आर्टिकल के साथ इनको पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। सबसे पहले है समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है।
5वां है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और 6ठा दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अच्छे से आप लोग क्लियर करके चलेंगे। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंटिन्यू बनेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा, लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के टेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर टेंड से दोस्तों, हर फॉर्मेट से क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखने का प्रयास करें। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। सुपर कंटेंट है आपके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 में बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अच्छे से हर फैक्ट को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए ताकि टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। दोस्तों देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है हमारा पहला पॉइंट, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि ये कौन कौन से आर्टिकल हैं या अनुच्छेद या हमारे अधिकार हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते या समाप्त नहीं होते, वो अनुच्छेद 20 और 21 से ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट है यहाँ से आपका, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से ली गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंधीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, ध्यान रखेंगे। यही कारण दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। नेक्स्ट, अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों हम लोग तो
इसमें सबसे पहले नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है वो, इसके अलावा देश का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समूर्ति सूची आपका सुपर रहेगा, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले गए। जापान से केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से केवल एक प्रावधान, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे दोस्तों कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन या निर्वाचन, ये प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और लास्ट है आपका रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो आपका मूल कर्तव्य सुपर रहेगा यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जोड़े गए हैं, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग क्लियर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। भारतीय संविधान के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान है, आपका सबसे सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब एक तरफ दोस्तों इसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, आप कह सकते हैं कि नागरिकता संबंधित प्रावधान तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रश्न दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता कानून दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में, ध्यान रखेंगे। ऐसे आर्टिकल्स हैं दोस्तों जो केवल आपके एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िएगा। उपाधियों का दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए तो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य दोस्तों आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो कि एकल संगमणीय दोस्तों जो मत प्रणाली अपनाई जाती है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महानदी अनुच्छेद 76 में आता है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग दोस्तों बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 124 में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान 148 में है, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों 155 में है, राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान 165 में है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 217 में है, वित्त यानी फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो 280 में है, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है, और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान 368 में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, पंचवर्षीय योजना से। आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट दोस्तों इस टॉपिक से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। वह भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। अगला पॉइंट है आपका, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। वह पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का था। अब योजना आयोग की भी बात हुई दोस्तों, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। पॉइंट है आपका, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को डेट के साथ क्लियर रहेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। ये सारी चीजें हजारों बार वनडे एग्जाम्स में पूछी गई हैं। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीजें थी। अब चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जहां पर हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजना। स्टार्ट करते हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। नोट देखिए दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी समयावधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला हो गया, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ है, जरूर ध्यान रखेंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। पूरी तरह से आपको हर फैक्ट को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आप कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से सुपर फैक्ट निकलते हैं, आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा अभूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 1966 से लेकर 67 तक, 67 से लेकर 68 तक और 68 से लेकर 69 की घोषणा करनी पड़ी। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा समयावधि की बात की जाए तो इसकी समयावधि थी 1969 से लेकर 1974 तक। मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। पहला,
किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की दोस्तों कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। बढ़ेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना की ओर। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की, समय थी इसकी 1980 से लेकर 1985 तक। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से सुपर फैक्ट आपके निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के ही दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्लियर रहेंगे आप लोग। बात की जाए सातवीं पंचवर्षीय योजना की, समय थी 1985 से लेकर 1990 तक। मुख्य उद्देश्य था इसका रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, समय थी इसकी 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय अवधि थी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय अवधि थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। यहाँ तक पंचवर्षीय योजना को आप लोगों को क्लियर रखने। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे वर्तमान में नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। जितने भी दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल है डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल के संबंधित नदी तट पर स्थित होने के साथ साथ वो हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों एक परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल हैं संबंधित दोस्तों उनके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता के नाम के साथ साथ उनकी खोज कब हुई थी और वो किस नदी के तट पर स्थित थे। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों के नाम हैं उनके नाम दिए गए हैं। उनकी खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी और वो किस नदी के तट पर स्थित थे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी 1921 ईस्वी में। और यह दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित था। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट, चन्हू दड़ों की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी 1931 ईस्वी में। और दोस्तों चन्हू दड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। आगे बढ़ेंगे। रंगपुर की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1953 से लेकर 54 ईस्वी के बीच में। यह मादर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1953 से लेकर 55 ईस्वी के बीच में। यह सतलज नदी के तट पर स्थित था। लोथल की बात की जाए, इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1955 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और कोट दीजी की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज फजल अहमद के द्वारा की गई थी 1955 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा।
अगला है दोस्तों आपका आलमगीरपुर, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1958 ईस्वी में। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा की बात की जाए, इसकी खोज बीबी लाली एवं बीके थापर के द्वारा की गई थी 1961 ईस्वी में। यह घग्घर नदी के तट पर स्थित था। धौलावीरा की बात की जाए, इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी 1967 से लेकर 68 ईस्वी के बीच में। यह मासर एवं मनाहर नदियों के संगम पर स्थित था। और लास्ट है आपका बनावली, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973 से 74 ईस्वी के बीच में। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेगा दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक से जितने भी कंटेंट और बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक एक कंटेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। नेक्स्ट, पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। आगे की जानकारी मानव को पुरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। नव पाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिसमें उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। और भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में किया था। वह भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो थोड़े से कंटेंट और बनते हैं दोस्तों इस टॉपिक से, अच्छे से आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है, बिहार के चिराद नामक नव पाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। नेक्स्ट, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार दोस्तों नव पाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट, मानव में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। सिंध घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? ऋग वैदिक कालीन जितनी भी दोस्तों नदियां हैं उनके प्राचीन और आधुनिक नाम। आपका सुपर टॉपिक है, कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। जीके का अगला क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, ऋग वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ इनके दोस्तों प्राचीन नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों कुभू नदी का, तो इसका आधुनिक नाम कुर्रम नदी है। बितस्ता दोस्तों ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। प्रोसणी दोस्तों ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। बिपाशा दोस्तों ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। दृश्यद्योति दोस्तों घग्घर नदी का प्राचीन नाम है। स्वस्तु या स्वात नदी का प्राचीन नाम है। कुभा दोस्तों ये काबुल नदी का प्राचीन नाम है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला दोस्तों आपका अस्कनी, जो कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। सतुदी दोस्तों सतलज नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है। और गोमती है गोमल नदी का प्राचीन नाम है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए दोस्तों इस टॉपिक से और भी जितने कंटेंट बनते हैं आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए पॉइंट हमारा पहला, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। एक है आपका ऋग वैदिक काल, एक है दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल। समय देखा जाए तो ऋग वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। ऋग वैदिक दोस्तों काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को माना जाता है और उत्तर वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग जीके के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कलायू। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? भारत के जितने भी दोस्तों गवर्नर है, गवर्नर जनरल है और वाइस राय हैं, ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों और आपका पॉलिटी का भी टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कलायू। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा,
भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग कंसंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने दोस्तों लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। क्रम से चीजें कलेक्ट की गई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट, किसके कार्यकाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के ही। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही। और बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। अगला, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। देखिए, सबसे पहले बंगाल की बात हुई, फिर दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हुई, अब भारत की बात हो रही है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। किसने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों आपका, राज्य हड़प नीति यानी कि बेवगा सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, किसने 1848 में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही। नेक्स्ट, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में दोस्तों जारी किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के ही। और किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का पिता कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी को ही। नेक्स्ट, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ने। और किसके कार्यकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के ही। और भारत में पहली जनगणना 1872 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के ही। नेक्स्ट, 1878 में किसके कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिटन के। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किससे माना है? तो लॉर्ड रिपन को। किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के। और इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा 1883 में पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के ही। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपका, 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना जो कि 1871 में हुई थी किसके वायसराय के कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के ही। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में होती? तो लॉर्ड डफरिन के। और 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1919 तक चला दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में होता? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। और सन 1919 में रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में होता? तो लॉर्ड इरविन के। गांधी रिबिन समझौते को और किस रूप में जाना था? तो दिल्ली समझौता। और गांधी रिबिन समझौता हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 में। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में होती? तो लॉर्ड इरविन के। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिथनलगो के। और दोस्तों, क्रिप्स मिशन किस वायसराय के दौरान भारत आया था? तो लॉर्ड लिथनलगो के। नेक्स्ट, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन होता है? माउंटबेटन के। और स्वतंत्र भारत के पहले दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। और भी दोस्तों टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।